नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी, मुखवा की चपकन पहनकर पूजा कर सकते हैं पीएम मोदी। 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में हाइब्रिड वाहनों को वन टाइम टैक्स में छूट देने की तैयारी में सरकार। यूपी के कारण राज्य को हो रहा नुकसान। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डिजाइन तैयार, आईआईटी रुड़की से हुआ करार। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 7 मंजिला बिल्डिंग, एक छत के नीचे होंगे सभी काम। यूसीसी और भू कानून की खूबियां जन जन तक पहुंचाएगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद अनिल बलूनी। सीमांत क्षेत्र में विकास के लिए 543 करोड़ की योजनाओं की रखी मांग। मतदाताओं के नाम काटने के विरोध में कांग्रेस चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाईकमान के दिशा निर्देश पर चलाएगी अभियान। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डिजाइन बनकर तैयार और आईआईटी रुड़की से ये करार हुआ। और देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां आईआईटी रुड़की से हुआ करार और एक छत के नीचे होंगे सभी काम। 30 करोड़ की लागत से बनेगी 7 मंजिला बिल्डिंग। उपकरण खरीद के लिए जल्द बनेगी एक संयुक्त टीम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डिजाइन तैयार। आईआईटी रुड़की से ये करार हुआ। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां एक छत के नीचे होंगे सभी काम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डिजाइन तैयार। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां आईआईटी रुड़की से ये करार हुआ और एक छत के नीचे होंगे सभी काम। 30 करोड़ की लागत से बनेगी 7 मंजिला बिल्डिंग। उपकरण खरीद के लिए जल्द बनेगी एक संयुक्त टीम। खबर देहरादून से, जहां फायर सीजन की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं और साथ ही जंगली जानवरों को भी जान गंवानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आग की चपेट में आकर लोगों की मौत भी हुई है। और इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास करती है कि ऐसी घटनाएं कम हो और इसी का नतीजा है कि बीते वर्षों वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहली बार सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब हर जिले में एक अधिकारी की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा और जो सभी घटनाओं का अपडेट लेगा। देखिए, फायर सीजन में फायर को रोकने की सरकार कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेस हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ है। जरूर विगत वर्ष विंसर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, वो जरूर एक बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे, लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां वाहनों के टैक्स में छूट देने की तैयारी में सरकार। हाइब्रिड वाहनों को वन टाइम टैक्स की तैयारी में सरकार। राज्य को वाहनों की अधिक बिक्री के जीएसटी का मिलेगा लाभ। और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त देहरादून से बता रहे हैं, जहां हाइब्रिड वाहनों से कम होता है प्रदूषण।
हाइब्रिड वाहनों से सुरक्षित रहता है सफर। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जब वाहनों को टैक्स में छूट देने की तैयारी में सरकार और हाइब्रिड वाहनों को वन टाइम टैक्स की तैयारी में है सरकार। राज्य को वाहनों की अधिक बिक्री से जीएसटी का लाभ भी मिलेगा। देहरादून से खबर, जहां वाहनों के टैक्स में छूट देने की तैयारी में सरकार है और हाइब्रिड वाहनों को वन टाइम टैक्स की तैयारी में सरकार। राज्य को वाहनों की अधिक बिक्री से जीएसटी का लाभ भी मिलेगा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हाइब्रिड वाहनों से कम होता है प्रदूषण। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया और रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा और लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द से जल्द इसको जियो जारी किया जाएगा और मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल और मुखवा दौरे के दौरान भेड़ की ऊन से बनी बादामी और स्टाइली रंग का कोट पहनेंगे। इसके साथ ही ब्रह्म कमल और तिरंगे और लाल रंग की पट्टी लगी हुई पहाड़ी टोपी भी उनके लिए तैयार की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जब कभी देश दुनिया के दौरे पर जाते हैं तो उनकी वेशभूषा पर सबका ध्यान होता है। वो अपने दौरे के दौरान उस क्षेत्र की वेशभूषा पहनकर स्थानीय लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इसी क्रम में आगामी 6 मार्च को पीएम मोदी भारत चीन सीमा पर बसे हर्षिल और मुखवा के दौरे पर आ रखे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मां गंगा शीतकालीन प्रवास मुखबा में प्रधानमंत्री मोदी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं स्थानीय निवासियों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। मां गंगा के मायके मुखबा और वाइब्रेंट विलेज हर्षिल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री यहां के पारंपरिक परिधान में नजर आ सकते हैं। उत्तरकाशी जिले में जिला प्रशासन और ग्रामीण प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक परिधान तैयार करा रहा है। ये परिधान आप प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं, इसमें आपने क्या चेंजेस किए हैं? हाँ, इसमें ऐसा कि ये जो पोशाक है मिर्जाई, ये मैंने बचपन में देखा था कि पुराने लोग इसको पहनते थे। तो अब बीच बीच में ये जो विलुप्त के कगार पर आ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरानी जो पहचान है पहाड़ की, उसको फिर उजागर करूं और मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट कर पाऊं, और ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और लोग फिर अपने पुरानी कल्चर या पद्धति शैली को अपनाएं। इस प्रधान का प्रचार प्रसार होने से उम्मीद है कि युवा वर्ग भी इसको प्रयोग कर सकते हैं।
पारंपरिक परिधानों में भेड़ की ऊन के कपड़े से बना बंद गले का कोट, पजामा व पहाड़ी टोपी शामिल है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के दौरान किन्नौरी जनजाति समुदाय के द्वारा तैयार किए स्थानीय उत्पाद भेंट करने की योजना बनाई है, जिसमें कोट, पजामा व पहाड़ी टोपी शामिल है। इसमें पहाड़ी टोपी भी होगी जिस पर ब्रह्म कमल लगा होगा। सीमांत ग्राम्य उद्योग के प्रबंधक कमल सिंह नेगी ने बताया कि जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री के लिए स्लेटी व बादामी रंग के ऊनी कपड़े तैयार करने को कहा है। इस ऊन से बने भेंडी की खासियत मानी जाती है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिगत यहाँ के किसी शीतकालीन पर्यटन स्थल का दौरा करने का आग्रह किया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है और राज्य को ऊर्जा मिल सकती है। सीमांत ग्राम्य उद्योग प्रधानमंत्री के परिधान बनाकर तैयार कर चुका है। कमल सिंह का कहना है, ये परिधान प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए हैं। ये ऊनी वस्त्र पहाड़ों की मुख्य पहचान है, जिसे हम प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। इस वस्त्र का नाम मिर्जाई है, जो विलुप्त के कगार पर था। इसे अब फिर से बनाकर इसे आने वाली पीढ़ी व पूरे भारत व विश्व में दिखाया व बनाया जाएगा। इसका प्रचलन फिर से किया जाएगा। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित दौरा है उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है मंदिर समिति के द्वारा भी, और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और हम नज़रें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आए और माँ गंगा की गोद में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें। और ये जो शीतकालीन जो यात्रा है, इस यात्रा को जो है बहुत प्रमोट करें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिशा और दशा बदलेगी, और जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, जो हमारी शीतकालीन यात्रा है, वो बहुत प्रमोट होगी। और हम सब लोग उनकी तैयारी में तैयार हैं। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 मार्च को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा हर्षिल में 1 दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में सीमांत ग्राम्य उद्योग भी पीएम के स्वागत को तैयार है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए चिरंजीव सेमवाल की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं भाजपा को मात देते हुए के लिए कांग्रेस भी सक्रिय हो गई और मंगलवार को रामनगर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस बैठक में उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की और कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों को उजागर करते हुए कांग्रेस के विचारधारा से जोड़ने की बात कही। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने 15 मार्च तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात कही है और इस सिलसिले में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे उन मतदाताओं के पास जाकर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं है। उन्होंने कहा इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। साथ ही उन्होंने पार्टी में आपसी गुटबाजी को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और परिवार में कभी कभी मतभेद होते हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा से कोई कार्यकर्ता अलग नहीं है। हमारे साथ खड़े हैं नेताजी या जो भी हमारे सीनियर हैं, वो अपनी अपनी वहाँ पर उनको प्रतिनिधित्व करने की। जैसा कि हम सब विदित हैं, पंचायत चुनाव होने हैं और सरकार ने इस समय चुनाव जो सूची है, मतदाता सूची, उसमें नए नाम चढ़ाने का समय जो है दे रखा है 15 मार्च तक का। तो उसके लिए हमने बैठक बुलाई है ताकि जिन लोगों के नाम नहीं हैं या जो नए मतदाता बन रहे हैं उनके वोट शामिल किए जा सकें, मतदाता सूची में उनका नाम आ सके और अगर आने वाले पंचायत चुनाव की संगठन पर हम तैयारी कर सकें, उसके लिए विचार विमर्श के लिए जो है बैठक बुलाई गई है। उसके साथ ही होली भी आ रही है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में रविवार की सुबह काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों व पर्यावरण प्रेमियों ने मार्च निकाला और दिलाराम तिराहा में हाथी बड़कला चौकी तक निकाले गए मार्च का वाहन सिटी स्टैंड फॉर ग्रीन टून और देहरादून सिटीजन्स फोरम ने किया, जिससे 30 से अधिक संस्थानों को प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और मार्च में शामिल पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि भनियावाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने और आशा रोडी झाझरा व झाझरा मसूरी के बीच सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रस्तावित कटान का दून घाटी के पर्यावरण पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून अपनी खुशनुमा आबो हवा को लेकर दुनिया भर में मशहूर रहा है। किसी समय पर लोग गर्मी का सीजन आते ही देहरादून का रुख करते थे, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 42 डिग्री पार पहुँच रहा है, तो ऐसे में देहरादून के लोग ही अब इस शहर से दूर जाने की सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हरे भरे पेड़ों का अंधाधुंध कटान है। देहरादून सिटीजन्स फोरम के संयोजक अनूप नौटियाल का कहना है कि सहस्त्रधारा और आशा रोड़ी में हजारों पेड़ों का कटान हुआ, तो वहीं कलंगा में भी पेड़ों का कटान होना था, जिसे जन आंदोलन के चलते रोका गया। सड़क चौड़ीकरण और अन्य योजनाओं के चलते आने वाले दिनों में हजारों पेड़ों का कटान किया जाएगा। राज्य सरकार के सामने पेड़ों के संरक्षण की आवाज बुलंद करने के लिए दिलाराम बाजार से सेंट्रियो मॉल तक पर्यावरण बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी करीब 35 संस्थाएं शामिल हुई। इस समय ये खाली बात देहरादून दून घाटी की ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की है। आज जो चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे विकास के मॉडल की बात हो, इन सभी पहलुओं को लेकर जो आम जनमानस है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, वो निराश भी है, वो चिंतित भी है। और इन्हीं सभी भाव और भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर देहरादून शहर में लोग सड़कों पर उमड़े हैं। ये पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, ये जो जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं, उनको लेकर के सरकार को संदेश देने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपको अपनी नीतियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं 28,000 पेड़ों को काटे जाने की योजना है। विगत मतलब अगले 5 से 6 महीने के अंदर लगभग 28,000 पेड़ आपके छोटे से शहर देहरादून में काट दिए जाएंगे, केवल सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर। क्या ऐसा विकास, इसको विकास कहा जाएगा? क्या ये सस्टेनेबल विकास है? क्या ये सच में विकास है? इसको तो मेरे शब्दों में मैं राक्षसी विकास कहता हूँ, जो अंधाधुंध तौर पे पेड़ों की कटाई की जा रही है और बिना कुछ सोचे समझे। आप भानियावाला से ऋषिकेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें करीब 3500 पेड़ सिर्फ आपके 15 मिनट बचाने के लिए काट दिए जाएंगे। क्या आपको ऐसे 15 मिनट बचाने हैं? लेकिन साथ ही साथ विकास भी एक आवश्यकता है, और जब भी पेड़ काटने के लिए कोई प्रोविजन किया जाता है, इन सड़कों के निर्माण के लिए NH संभवतः इसको कर रहा है, तो उसमें उसी के अनुपात में पेड़ लगाने का प्रोविजन भी है। इसमें आवश्यक ये है कि जितने पेड़ों का छपान हुआ है, जिनको काटना है, उसी के अनुपात में जो भी मानक सरकार के उसके अनुरूप वहाँ पर पेड़ लगने चाहिए, ताकि जो संतुलन है वो बना रहे। ऐसे ही सहजदार रोड पे भी देखने में आया था, तो वहाँ से पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए, हालांकि उनमें से कुछ पेड़ नहीं बच पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देहरादून सिटीजन्स फोरम के संयोजक अनूप नौटियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के चलते देहरादून में कंक्रीट के जंगल का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकार विकास योजनाओं का इको फ्रेंडली तरीका नहीं अपना रही। उन्होंने कहा कि पहले देहरादून का मौसम इतना ठंडा होता था कि यहाँ पंखे भी कभी कभी चलते थे, लेकिन आज लोगों का एयर कंडीशनर के बिना गुजारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ का तापमान गर्मियों में 42 डिग्री पार पहुँच रहा है। आज हर बुजुर्ग, कॉलेज में पढ़ने वाला युवा और हर वो इंसान जो अपने शहर में स्वच्छ वातावरण देखना चाहता है, अपने शहर को हरा भरा देखना चाहता है, वो व्यथित होकर पर्यावरण बचाओ रैली में शामिल हो रहा है। पिछले साल जून में हुई रैली में हजारों लोग पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। चौड़ीकरण के लिए सरकार पेड़ों की बलि दे रही है। भानियावाले से लेकर ऋषिकेश तक 3000 पेड़ काटने का प्रस्ताव है इनका। इसके विरोध में विभिन्न संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। पूरे राज्य भर के अंदर धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही है। अभी सहस्त्रधारा में भी रोड चौड़ीकरण के नाम पर कई सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। कई जगह सरकार ने बोला था कि हम इसका प्लांटेशन करेंगे। देहरादून में एक जगह पे पेड़ों का ट्रांसप्लांट उन्होंने किया भी, लेकिन उनका कोई रखरखाव नहीं किया। जो ट्रांसप्लांट पेड़ वहाँ पर करे वो सारे खत्म हो गए, सूख गए। उनकी व्यवस्था सरकार ने कुछ नहीं करी। तो सरकार जो राज्य के नागरिक हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो प्रदेश का पर्यावरण संरक्षण है, उसको बनाए रखने में नाकाम साबित हुई है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा मानना रहा है कि उत्तराखंड में हरित क्रांति जो हमारी है वो हमेशा बनी रहे, और यहाँ तक कि हमने कई बार सरकार से ये भी बात करी कि हरित क्रांति बोनस भी हमको मिलना चाहिए।
लेकिन सरकार हरित क्रांति देने के नाम पे बोनस तो छोड़ो, दूसरी तरफ जगह जगह विकास के नाम पर पेड़ों को काट रही है और उनका दोहन कर रही है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि जब सतधारा रोड को चौड़ीकरण हुआ था तो उस टाइम माननीय न्यायालयों का ये आदेश हुआ था कि उतने ही पेड़ों को लगाया जाए और वर्तमान पेड़ों का ट्रांसप्लांट कहीं और जगह पर किया जाए। लेकिन अगर आप उन पेड़ों का जो ट्रांसप्लांट की बात हुई थी, अगर उन जगहों पर आज जाकर देखें तो वो बिल्कुल सूखी लकड़ी बन गई है, किसी प्रकार का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। वहीं ऋषिकेश भानियावाला रोड के लिए 3500 पेड़, आशा रोड़ी से झाझरा तक 6500 पेड़ और प्रेमनगर से मसूरी क्लाउड तक सड़क तैयार करने के लिए करीब 20,000 पेड़ काटे जाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर हजारों पेड़ों को विकास की भेंट चढ़ाना होगा। ऐसे में देहरादून से हरियाली खत्म हो जाएगी, इसलिए इन हजारों पेड़ों को बचाने के लिए देहरादून की 35 संस्थाओं के स्वयंसेवी और स्थानीय लोगों ने हजारों की संख्या में रविवार को सड़कों पर उतरकर सरकार को चेताने का काम किया। वहीं विपक्ष का मानना है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही। अब सरकार के आगे दोहरी चुनौती है, विकास भी करना है और पर्यावरण को भी संतुलित रखना है, जिसके लिए पेड़ों को बचाना ही होगा। इसके लिए सरकार क्या नीति बनाती है ये तो वक्त बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।